आरएसएस के लोग अर्थात जो 3.5% ब्राह्मण है, वो इस देश में अपने संख्या के बल पर राज्य सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, राज्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। वो नियंत्रण करने के लिए हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराना जरूरी है। और अगर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराना है और मुसलमान राष्ट्रद्रोही कार्यों में अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो हिंदू मुसलमान कैसे किया जाएगा? ये ब्राह्मणों के सामने संकट रहता है। इसलिए क्या करते हैं ब्राह्मण, आरएसएस खुद ही ऐसे घटना करवाती है और मीडिया के द्वारा हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम खड़ा करती है और मुसलमान इसमें शामिल है ऐसा कहती है। आरएसएस के 13-14 लोग हैं, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। केवल बम ब्लास्ट का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। और उस चार्जशीट में और उस एफआईआर में ये बात दर्ज है कि आरएसएस के लोग बम ब्लास्ट कर रहे थे। इनका मुख्य एजेंडा क्या है? देता है मीडिया, मास मीडिया जो है वो जब तक लोगों को जागृत नहीं करेगा मालूम कहां से होगा। और एक तरीका ये है गायकवाड़ जी, हाँ। कि मीडिया से जानकारी छुपाया जाना एक बात है, दूसरी बात क्या है, दूसरा ही कोई नया मुद्दा खड़ा कर देने का, तो सारे लोगों का अटेंशन जो है उस मुद्दे से डाइवर्ट हो जाता है। जानकारी ये है कि जो साइंटिस्ट आज पकड़ा गया है एटीएस के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके बारे में चर्चा होती हुई नजर नहीं आ रही है। नॉन इशू पर चर्चा हो रही है, मगर एक साइंटिस्ट आदमी और वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी और चौथी पीढ़ी से वो आरएसएस से जुड़कर काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने राष्ट्रद्रोह का कार्य किया है। तो वो देश के लिए, अंतर्गत सुरक्षा के लिए और बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक है। और मेनस्ट्रीम मीडिया आरएसएस को बचाना चाहती है, या आतंकवादी जो आतंकवादी लोग हैं उनको बचाना चाहते हैं। इसके पहले 9 लोग पकड़े गए थे। हाँ। एक अच्युतानंद मिश्रा थे, एक निशांत अग्रवाल थे, एक निर्मल रे नामक व्यक्ति है, माधुरी गुप्ता है, सोमवीर सिंह है, और ध्रुव सक्सेना है, सज्जन तिवारी है, संदीप शर्मा है, पंकज शर्मा है, और अभी डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर है। इस नाम में ना शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति शामिल है, ना शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति शामिल है, ना ओबीसी का व्यक्ति शामिल है। मगर जो लोग देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उन जाति के लोग इसमें शामिल है। और उसमें भी खास बात, ये सारे के सारे लोग संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। इसीलिए ये देश के लिए बहुत ही घातक संस्था है आरएसएस। ये देश विरोधी संस्था है। और इसके पहले जो पकड़े गए लोग हैं, इनको राष्ट्रद्रोह के मुकदमे पर सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए था। पकड़े जरूर गए, मगर आगे क्या हुआ पता नहीं। और मीडिया इस मुद्दे को हाइड कर रहा है। तो ये आरएसएस के प्रदीप कुरुलकर के बारे में भी भविष्य में क्या पिछले लोगों की तरह ही उनको बचाया जाएगा क्या, ये सवाल है। मेरा ये कहना है कि आरएसएस के लोग अर्थात जो 3.5% ब्राह्मण है, वो इस देश में अपने संख्या के बल पर राज्य सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, राज्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। वो नियंत्रण करने के लिए हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराना जरूरी है। और अगर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराना है और मुसलमान राष्ट्रद्रोही कार्यों में अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो हिंदू मुसलमान कैसे किया जाएगा? ये ब्राह्मणों के सामने संकट रहता है। इसलिए क्या करते हैं ब्राह्मण, आरएसएस खुद ही ऐसे घटना करवाती है और मीडिया के द्वारा हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम खड़ा करती है और मुसलमान इसमें शामिल है ऐसा कहती है। वो
ये एविडेंस इस बात का सबूत है कि वो खुद ही ऐसे करते रहते हैं। और प्रोपोगंडा में मुसलमानों को पकड़ लेते हैं। पुलिस महानिरीक्षक एस.एम. मुशर्रफ साहब ने ये किताब लिखी है कि उसमें ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग, यानी ब्राह्मण लोग बॉम्ब डालते हैं और मुस्लिम लोगों को इसके लिए पकड़ा जाता है। तो ये सारी बातें सबूतों के साथ आई हुई है। तो उसके पीछे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराने का मकसद है। और हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने से क्या होता है कि जो आरएसएस की हिंदू की थ्योरी है, हिंदुत्व की थ्योरी है, उसके आधार पर एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध की प्रतिक्रिया में उनके वोट हासिल करके राज सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। ये इसलिए ऐसे करवाते हैं, ये करवाने का काम यही करते हैं और मीडिया के द्वारा मुसलमानों को डिफेम किया जाता है। इसमें मुसलमान शामिल नहीं होते। ये उदाहरण इस बात का सबूत है। मुख्य एजेंडा जब राज्य सत्ता पर, केंद्र की सत्ता पर कब्जा हासिल करने के बाद फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो करना है वो सारा का सारा किया जा सकता है ना। अगर एक बार केंद्र की सत्ता पर कब्जा हो गया, वो कब्जा होने के बाद सीक्रेटली वो सारा काम किया जा सकता है। उसके लिए गुपचुप तरीके से बोलने की जरूरत ही नहीं है। की 52% संख्या है, उसकी गिनती ही नहीं कर रहे। ये तो केंद्र की सत्ता पर कब्जा करने के बाद ये पॉसिबल है ना उनको ऐसा करना। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ जो ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट की जानकारी है। ओके। एटीएस प्रमुख करकरे जी ने कोर्ट में चार्जशीट जो दाखिल किया था उसके अंदर उन्होंने लगभग 48 वीडियोस और ऑडियोज का रिकॉर्ड डाटा सबमिट किया। और फरीदाबाद में जो गुप्त मीटिंग हुई उसका आधार देकर आरएसएस के 13-14 लोग हैं, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। केवल बम ब्लास्ट का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। और उस चार्जशीट में और उस एफआईआर में ये बात दर्ज है कि आरएसएस के लोग बम ब्लास्ट कर रहे थे, इनका मुख्य एजेंडा क्या है, ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो उस मीटिंग में फरीदाबाद 2008 में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बीजेपी के लोग भी शामिल थे, बीजेपी के एमपीज भी शामिल थे। और उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने एक एमपी बीच में आ गए, उनका इंट्रोड्यूस किया कि ये बीजेपी के माननीय सांसद है और ये पूर्व में प्रचारक रह चुके हैं आरएसएस के। उस मीटिंग में ये भी डिस्कशन किया कि मेरी कई बार सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ मीटिंग हुई है बम ब्लास्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में। और उसमें कोई सिंह नामक व्यक्ति उत्तराखंड का, वो पूछ रहा है कि ब्राह्मणों की सत्ता आती है, कांग्रेस की सत्ता है तो ब्राह्मणों की सत्ता है, हम क्यों बम ब्लास्ट करेंगे, आखिर में हमको हमारा अचीवमेंट क्या रहेगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने जवाब दिया, हमें भारत का संविधान मानना ही नहीं है, नॉकिंग डाउन। हमें भारत के संविधान को खत्म करने के लिए प्रोपेगेंडा करना है कि बम ब्लास्ट हो रहे हैं क्योंकि इसके लिए संविधान जिम्मेदार है। संविधान को खत्म करना ये मुख्य ऑब्जेक्ट उसने बताया। दूसरा ऑब्जेक्ट उसने बताया जो आज आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, उस मीटिंग में उसने कहा हमको हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नहीं है, हम मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मणों का राष्ट्र बनाने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आरएसएस लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जिन बातों का शब्द खेल करके इस्तेमाल करते हैं, उनके गुप्त मीटिंग में कहा हम 14 स्मृति को इकट्ठा करेंगे, लगा तो मनुस्मृति को लागू करेंगे। उसने आगे ये कहा ब्राह्मण इस देश के नहीं है। उस मीटिंग में उसने कहा हम बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसने पुरोहित ने खुले तौर पर, क्योंकि वो एक ही जाति बिरादरी के लोग थे,
तो उसने कहा वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। ये बम ब्लास्ट क्यों कर रहे थे? उनकी गुप्त मीटिंग में कहा ये भारत हमारा नहीं है, तो इस देश पर अगर कब्जा करना है तो ऐसा देशद्रोही कृत्य करके ही लोगों को अलग मुद्दे में उलझाया जाएगा और ब्राह्मण लोग फिर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब ने सर्टिफाई कॉपी वो चार्जशीट की और एफआईआर की और जो उनकी गुप्त मीटिंग हुई उसकी ट्रांसक्रिप्ट की हुई करकरे जी ने जो फाइल किया हुआ है उसकी कॉपी हमारे पास है और उसके सबूत हमारे पास है। अरे मीडिया इसके बारे में चुप्पी लगा देता है। मीडिया, मास मीडिया जो है वो जब तक लोगों को जागृत नहीं करेगा मालूम कहां से होगा। और एक तरीका ये है गायकवाड़ जी हाँ कि मीडिया से जानकारी छुपाया जाना एक बात है, दूसरी बात क्या है, दूसरा ही कोई नया मुद्दा खड़ा कर देने का, तो सारे लोगों का अटेंशन जो है उस मुद्दे से डाइवर्ट हो जाता है। ओके तो जो जानकारी लोगों को जाना चाहिए, जिसके विरोध में विद्रोह खड़ा हो सकता है, वो सारा का सारा मामला डाइवर्ट हो जाता है। सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो डाइवर्शन के काम में लग जाता है। बराबर है। अभी ये जिसको पकड़ा गया उसके बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है चुप्पी लगा के बैठा हुआ है और कोई और मुद्दा खड़ा करके उसको डाइवर्ट कर देंगे। देखो, इसके बारे में कांग्रेस को कंप्लेन करना चाहिए था, कांग्रेस ने कंप्लेन नहीं किया। चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर सुयो मोटो उस पर केस दायर करना चाहिए था, नहीं किया। दूसरा, धर्म का चुनाव में इस्तेमाल करना क्रिमिनल ऑफेंस है, ये काम भी नहीं किया। ये सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होने के बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन मुद्दों के संदर्भ में दोबारा यही बात सामने आती है कि वो मामला हिंदू मुसलमान का करना चाहते हैं। बजरंगबली का क्या मामला है, तो हिंदू मुसलमान का मामला बनाना चाहते हैं ना, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके कब्जे में है। उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक योजनाएं कौन सी लागू की 9 साल में, इसके बारे में हमने क्या प्रगति की और क्या डेवलपमेंट किया देश का, बताने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। जब बताने के लिए उनके पास कुछ होता तो वो बजरंगबली की बात नहीं करते। मास मीडिया, मास मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। आप मीडिया में होने के बावजूद भी आप इस बात को नहीं समझ रहे मान्यवर। मास मीडिया मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है और मास मीडिया के ना होने की वजह से करोड़ों लोगों तक सच्चाई की खबरें नहीं जाती है, या जो जैसे ईवीएम में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, किसी मास मीडिया के खबर वालों ने, अखबार वालों ने कोई खबर छापा क्या? ईवीएम के द्वारा ये घोटाला करके चुनाव हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को, कोई खबर ही नहीं छापा। अब खबर ही नहीं छापा तो लोगों को मालूम कैसे होगा? संख्या होना और जनमत होना दो अलग बातें नहीं जानते क्या आप? एक संख्या होना, 85% संख्या है, जनमत थोड़ी है। उन्हीं में से जनमत ये लोग बनाते हैं इशू खड़ा करके, मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके उनका चुनाव में इस्तेमाल कर देते हैं, फिर बाद में अपना काम शुरू करते हैं। 30,000 करोड़ रुपया 2019 के चुनाव में आरएसएस बीजेपी ने खर्चा किया, तो एक लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 100-125 करोड़ रुपया खर्चा किया। उनका मूल आधार ब्राह्मण है, मूल आधार ब्राह्मण है। ब्राह्मण का वर्चस्व स्थापित करने वाली जो बात है, 2 प्रकार का, एक पब्लिक में बोलने का राष्ट्रवाद, इंटरनल बोलने का अपने जाति का वर्चस्व निर्माण करना है। ये तो रिकॉर्डेड बातें हैं ना। तो भी बहुजन अगर समाज आपको इंटरनल समझाना है तो करने का ब्राह्मणों का वर्चस्व करना है, और पब्लिक में बोलने का है राष्ट्रवाद करने का। अब राष्ट्रवाद की बात तो
तमाम SC ST OBC के लोगों को अच्छी लगती है ना, और फिर इसके आधार पर बोलते कि तो राष्ट्रवादी लोग हैं। उनको राजनीति समझ में आना दो अलग अलग बातें हैं। प्रचार समझना और दांवपेच समझना दो अलग अलग बातें हैं। ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंचाना रास्ता है, और ज्यादा लोगों तक 72 घंटे में बड़ी खबर लोगों तक पहुंचाई जा सकती है मास मीडिया है तो। नहीं तो आपको 6 लाख गांव का संगठन बनाना पड़ेगा और अपने संगठन के कार्यकर्ता के द्वारा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। एक मौखिक मीडिया भी तो है ना, तो मौखिक मीडिया के लिए 6 लाख गांव का संगठन लगेगा। अब नागपुर के RSS के हेडक्वार्टर पर हमने 4 लाख लोगों को ये कर गए, तो संगठन के आधार पर लेके गए थे ना। हाँ, बराबर है। अगर तो 6 लाख गांव का संगठन हो तो इन लोगों का तो बहुत भारी बंदोबस्त किया जा सकता है। NIA को दिया जाना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को देना चाहिए था। ये ATH जो है लोकल एजेंसी है, स्टेट लेवल की एजेंसी है। NIA नेशनल एजेंसी है, उनको देना चाहिए था ये मामला। सोनोने जी, हाँ बोलिए। 2006 में नांदेड़ में RSS के कार्यकर्ताओं के घर में बम ब्लास्ट हुआ। हाँ, यशवंत ये शिंदे जी ने। 2006 की बात है, हाँ, और अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो RSS से ही जुड़े हुए शिंदे ने नांदेड़ कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया कि मैं उस गुप्त मीटिंग में था और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बम ब्लास्ट कर रही थी। ये उन्होंने दिया हुआ एक बहुत कानूनी डॉक्यूमेंट्स है। तो NIA भी उस बात को छुपा रही है और ATS भी छुपा रही है। मामला RSS के चंद लोगों का नहीं है, प्लानिंग वे में RSS और बीजेपी के लोग ये सारा शामिल होकर कार्य कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट अभी ये बता रहे हैं, ये साइंटिस्ट जो ब्राह्मण, ये जो साइंटिस्ट को फ्री कर रहे हैं, या साइंटिस्ट से वो अपना पल्ला झाड़ रहे कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। मगर रियलिटी में 14 साल वो RSS का पथक जो निकलता है वह वाद्य बजा रहा है, सैक्सोफोन बजा रहा है, अपने इंटरव्यू में बोल रहा है। और संस्कार भारती का 13 साल तक प्रमुख है, और 2021 में RSS के संदर्भ में सावरकर के समारोह में वो शामिल है RSS के लोगों के साथ। किस आधार पर वो कह रहे हैं अभी तक वो शामिल है कि हमारा उससे कोई नाता नहीं है। 2011 में जब करकरे जी वो चार्जशीट दाखिल कर रहे थे, तब ये भैया जोशी और उनकी टीम तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिलने गए। उन्होंने उनको ज्ञापन सौंपा। मीडिया वालों ने पूछा कि किस लिए गए, तो उन्होंने ये जानबूझकर मीडिया को जानकारी दिया कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को, प्रज्ञा ठाकुर को, इंद्रेश कुमार, जो टेररिस्ट के नाम सामने आए हैं, इनको रिहा नहीं किया जाए। भैया जोशी मरे नहीं है, भैया जोशी जिंदा है। भैया जोशी को इसका जवाब देना चाहिए। 2011 में आप तत्कालीन प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि इनको रिहा करोगे तो सरसंघ चालक की जान को खतरा है, और आज वही लोग बीजेपी ईवीएम का घोटाला करके सत्ता में आते ही उनको केवल रिहा नहीं किया, बल्कि रमेश उपाध्याय को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी जाए, ऐसी वकालत किया गया बीजेपी और RSS के लोगों के द्वारा जब जेल में था। और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित तो अभी बाहर है, वो भी बीजेपी की MP है, जिसके संदर्भ में आप कह रहे थे कि RSS की चीज मारने वाले हैं। आज आप बीजेपी का MP के तौर पर उसको चुन रहे हो, तो ये देश के लिए RSS संगठन है, ये देश के लिए अत्यंत घातक है, और इसके बारे में मीडिया को बचाने का ही कार्य कर रही है। तो कोई विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस के कार्य लोग पकड़े गए थे, जितने सारे लोग पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी ग्रुपों के साथ, ये चाहते तो बैन कर सकते थे। कांग्रेस बीजेपी ब्राह्मण लोग है और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से ब्राह्मणों को बचाव करने का काम किया जा रहा है और इनकी वजह से ब्राह्मणों की वजह से राष्ट्र खतरे में है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे, ये कांग्रेस की मूर्खता है। आरएसएस पर पाबंदी लगाएंगे ऐसा कहना चाहिए। क्यों? बजरंग दल का बाप दादा तो आरएसएस है, बराबर। बाप दादा को पकड़ना चाहिए ना, ये तो बच्चे है बजरंग दल वाले। कुछ मीटिंग में रोहित ने ये कहा हमारा इसराइली के साथ रिलेशन है, कितनी ओपन हो गई, ये इसराइल से हमारा कनेक्शन है, मर्तबा हमारी मीटिंग हुई, राष्ट्रपति व्यक्ति है और मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जांच किया उसकी, उनका अफसर होने के कारण, उसके ओहदे पर होने के कारण, तो रोहित के संदर्भ में मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये रिपोर्ट किया कि इसने कई सारे हथियार दिल्ली तरीके से बाहरी लोगों को बेचे हैं और आईडीएक्स कहाँ मिलता है, की दुकान में नहीं मिलता, वो मिट्टी के पास है, देश में बदलाव लोगों ने किए। और जो आरएसएस का जो बड़ा नेता है इंद्रेश कुमार के बारे में ये जानकारी है आनंद ने और रोहित ने मीटिंग में भी मान्य किया है। 50 में संघ कार्यालय गया था, से मेरी मुलाकात हुई, इंद्रेश को 50,000 रुपए कैश दिए। मैंने उसको पूछा कि 50,000 कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा पैसे की चिंता मत करो, ये सारे पैसे इसी से आ गए हैं। सीमानंद के एफिडेविट में ये रेफरेंस है कि आरएसएस के लोग इसी के लोगों से पैसा लेकर देश में बदलाव कर रहे, 26/11 का हमला करने का सिर्फ साहब कहते हैं गंभीर कि देश की जिसको इंटेलिजेंस प्रेमी संस्था होनी चाहिए, वो ब्राह्मण लोग राष्ट्र के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं और उन्होंने रिसर्च के एक ऊंचे अहदे पर आके मोटा रिसर्च लोकांनी या विरोधामध्ये संघटित झालं पाहिजे आणि या देशाची रक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्याला घेतली पाहिजे। पुरुषावर देश रक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर नाही सोपवली पाहिजे। ते नॅशनलिस्ट नाही आहेत आपले शिक्के लोक, हे प्रोपगंडिस्ट आहेत, हे प्रचारवादी लोक आहेत, हे राष्ट्रवादी लोक नाही आहेत। ते केवळ राष्ट्रवादाचा प्रचार करतात पण 24 तास राष्ट्रद्रोहीचं काम करतात।